A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, again, this is your teacher advocate Simula Ding with our new video. So, यहाँ पे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लेट्स मूव ऑन. ज़्यादा हम आप ज़्यादा लंबा वीडियो इसको करने की कोशिश नहीं करेंगे. अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है रिवॉल्ट 57 में हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई उसमें हमने अभी तक पढ़ा हुआ है वो पढ़ा है हमने पॉलिटिकल कॉज पढ़ा. हमने पॉलिटिकल कॉज के बाद हमने पढ़ा इकोनॉमिक कॉज. इकोनॉमिक कॉज के ऊपर मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैंने एटलीस्ट 10 मिनट का थोड़ा बहुत एक शॉर्ट वीडियो लाना था आपके लिए जिसमें इकोनॉमिक कॉज से रिलेटेड था ताकि आपको थोड़ा एग्ज़ाम के लिए थोड़ा हेल्प करेगा. तो वो हम लास्ट में इसके बाद मैं ये जो हमारा सोशल और रिलीजियस कॉज है ये जब फिनिश हो जाएगा इसके बाद हम उसको इकोनॉमिक वाले ही जो है उस वाले में उसमें इकोनॉमिक कॉज में है उसको हम ऐड करेंगे. वैसे इकोनॉमिक कॉज अगर आप चाहें तो वो उतना कंप्लीट हो चुका है. उसके बाद आज का जो टॉपिक है हमारा फिल रहेगा मिलिट्री कॉज रहेगा. और मिलिट्री कॉज के बाद इमीडिएट कॉज रहेगा. और भी थोड़े बहुत छोटे मोटे पॉइंट्स रहेंगे. देन उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसमें एक वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें लोकेशंस एरियाज़ कौन से अफेक्ट हुए थे 57 के लीडर्स कौन से थे उसमें. और उसके बाद फेलियर्स तो पढ़ना है. और फेलियर्स के बाद फिर इसका आफ्टर मैथ जो मोस्टली 57 का होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. और इसी हिसाब से जो हमारा पूरा कंप्लीट ये जो रिवॉल्ट 57 का हमारा ख़त्म हो जाएगा. फिर नेक्स्ट उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. और यहाँ पे अभी तक मैं आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स या जितने भी लोग हमारी वीडियोस को और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन सभी का मैं बहुत हम्बली जो है ग्रेटफुल हूँ. और उन सभी को मैं थैंक्स कहता हूँ. और उससे पहले आप सभी को जो भी ये नया न्यू ईयर आया हुआ है वैसे तो हम देखें एवरी मोमेंट इज़ अ न्यू मोमेंट. एवरी डे इज़ अ न्यू डे. एवरी हर वक्त गुजरा हुआ जो वक्त जो हम या काम जो करते हैं हर एक दिन एक्चुअली अगर देखें तो एक नया साल ही होता है. बस ये है कि हम लोगों ने एक थोड़ा सा एक ह्यूमन बीइंग ने एक चीज़ सोची हुई है कि चलो जी 365 जो साल में जितने दिन होते हैं उसको जी हम एक सेलिब्रेशन के लिए ले लेंगे. तो बाकी कुछ नहीं है. बाकी आप हर एक दिन आप नए साल की तरह उसको उसी जोश के साथ आप उसे सेलिब्रेट कर सकते. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नेक्स्ट डे की जो है आगे जाते हैं नेक्स्ट डे में जाते हैं तो जो प्रीवियस है हमें उसको छोड़ देना है. छोड़ देना इस हिसाब से है कि कोशिश ये करनी है कि जो हम हमें जो पीछे प्रीवियस डे में हमने जो लापरवाहियाँ की या हमने जो चीज़ें की वो हम नेक्स्ट डे में ना करें. अपने आप को कंपेयर करना है कि किस तरह मैं कल ज़्यादा बेटर नहीं था उतना ज़्यादा आज जो हूँ ज़्यादा बेटर हूँ इन कंपैरिजन विद माय प्रीवियस डे. सो उस हिसाब से आप अपने हर एक मोमेंट जो है उसको एक न्यू ईयर की तरह उसको सेलिब्रेट कर सकते. सो मैंने वही कहा चलो मैं तो बिलीव नहीं करता इन चीज़ों में कि ऐसा कुछ इतने पर्टिकुलर डेज को कंपाइल करके हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करें. तो मैंने वही कहा ये डिपेंड करता है. एवरी मोमेंट आपके लिए एक नई नई अपॉर्चुनिटी होती है. क्योंकि हम नए साल में यही चीज़ों को लेके चलते हैं कि जो पीछे हो गया सो हो गया. 21 में जो भी हुआ हमारे साथ या बाकियों के साथ तो चलो एक नई शुरुआत करते हैं. तो वो शुरुआत तो आप हर मोमेंट में कर सकते हो. हर 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 उठती हुई हुई सुबह जब आप उठते हैं नए डे के लिए तो आप कर सकते हैं. तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू वेट फॉर द कंपाइलेशन ऑफ दोज 365 डेज एंड देन सेलिब्रेट द पर्टिकुलर ईयर. ओके सो लेट्स मूव ऑन विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले. लेट्स मूव ऑन. यहाँ पे आपने सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज के ऊपर जो है मेरा वीडियो आज का रहेगा. देखिए सोशल लेजिस्लेशन जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे किए थे इन्होंने जो ये सोशल लेजिस्लेशंस यहाँ पे लाए सबसे पहले ये क्वेश्चन राइज होता है. मैंने वही कहा कि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बस बुक्स को लिया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है बताया जा रहा है. सिपाही के ऊपर देखोगे आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो सिपाही है वो एक्चुअली फार्मर्स रहे हैं. उनको तो ये भी पूरा कंसेप्ट पता ही नहीं है कि एक्चुअली जो रिवॉल्ट 57 में सिपाही थे वो कौन थे. और वो क्या करते हैं मैंने वही कहा जितना खुद को समझ आया और उतना ही वो क्या करते हैं वीडियो बना के चढ़ा देते हैं. बच्चे सुनते बच्चे बोलते ओके हो गया ठीक है. देखिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ें खुद को समझना. एटलीस्ट मैंने वही कहा कि आप कोई भी अगर कंटेंट लेते हैं एटलीस्ट यू शुड हैव अ वेरी फर्म बेस एंड फाउंडेशन और दैट पर्टिकुलर जो भी आपका रहता है सब्जेक्ट रहता है.
सो यहाँ पे हमेशा मैंने देखा हुआ है, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सोशोलॉजी हो, लॉ के सब्जेक्ट्स हो, कोई भी हो, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई टॉपिक्स हो, तो लोगों को लगता है कि दिस इज एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, तो स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, ठीक है, स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। तो यहाँ पे अगर जब हम इसको देखते हैं, चलो उस टॉपिक में हम अभी नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हुआ था सोशल लेजिस्लेशन को देखिए, ब्रिटिशर्स ने अपने टाइम में ना बहुत सारी जो है वो चेंजेस लाई थी ब्रिटिशर्स ने। क्वेश्चन ये राइज होता है वाई। उन्होंने सती सिस्टम को देखेंगे अगर हम, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट लाया। उसके अलावा इन्होंने कुछ जो इंडिया में जो कुछ डिसेबिलिटीज थी उनको ख़त्म करने के लिए नए लॉज लाए। और ख़ासकर 1856 के टाइम में इन्होंने कुछ इनहेरिटेंस से रिलेटेड कि कोई पर्सन अगर पर्टिकुलर रिलीजन का है और उस पर्टिकुलर रिलीजन को छोड़कर दूसरे रिलीजन में वो कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन करता है, तो वो जो है एक्चुअल में अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस जो रूल्स थे उस टाइम में वहाँ पे जो एग्जिस्ट करते थे, एज फार एज दैट पर्टिकुलर एरा इज कंसर्न्ड, उस टाइम में वो डिसेबल हो जाता था। डिसेबल मीन्स वो कंटिन्यू नहीं कर पाता था, क्योंकि वो कन्वर्जन हो गया, किसी और रिलीजन में चला गया, तो वो जो इनहेरिटेंस का राइट है वो एक्चुअली कुछ हद तक वो खो देता था। बट ब्रिटिशर ने यहाँ क्या किया, ब्रिटिशर ने कहा कि हम एक नया लॉ लाएंगे। उसका मीनिंग ही यहाँ पे होता है कि रिमूविंग दोज सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटीज, कि वो जो एबिलिटी है, डिसेबिलिटी है, कि आप कोई पर्टिकुलर रिलीजन को छोड़ते हैं और दूसरे न्यू रिलीजन में जाते हैं, तो आप प्रीवियस रिलीजन्स की जो भी राइट्स है वो खो देते हैं, खासकर प्रॉपर्टीज होंगी या इनहेरिटेंस के राइट्स होंगे। यहाँ पे वो क्या करता है, कहता है उस ही डिसेबिलिटी को वो रिमूव कर कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स ऐसा एक्ट बनाते हैं। क्यों? वाई उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसे किया बिकॉज दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ एनकरेजमेंट टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि वाई दे वर सो मच डेस्परेट कि भाई लोग क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन करें। एक वो क्वेश्चन राइज होता है। दूसरा, जो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज थी, अभी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी इनका क्या रोल था? वाई क्रिश्चियन मिशनरीज वर दैट मच इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ इंडियंस, और वी कैन से उनका ईच वॉक ऑफ लाइफ में, हमारे खासकर उस टाइम में जो था उनका इंटरफेरेंस क्यों था? इवन कि इतना ज़्यादा रिलीजियस इंटरफेरेंस था फ्रॉम ब्रिटिश साइड से, कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने क्रिश्चियन प्रीस्ट रखे थे आर्मी के अंदर। वाई? अगेन क्वेश्चन राइज होता है वाई। देखिए मैंने वही कहा ना कि हिस्ट्री क्या है, कि लोगों को लगता है कि बस दिस इज जस्ट टेलिंग स्टोरीज एंड ऑल दैट। नहीं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री भी बहुत टफ है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट apprehension. History is all about अंडरस्टैंडिंग। आपको अंडरस्टैंड करना है कि ऐसी चीजें क्यों होती थी ये तो कोई भी बता सकता है? पर्टिकुलर डेट पे पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, हर कोई बता सकता है। अरे यार, हुई क्यों थी, उसके पीछे का क्या मेन रहा है इशू। आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल, अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखेंगे, या सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में अगर देखेंगे, तो आपने पढ़ा होगा कोल्ड वॉर। क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई ये चीजें क्यों हुई? क्या आज वर्ल्ड ब्लॉक जो है वर्ल्ड डिवाइडेड नहीं है क्या? आज तो अलग अलग रीजनल लेवल पे वर्ल्ड डिवाइडेड है। आज तो उस टाइम में हम कहते हैं कि आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू मिलिट्री ब्लॉक्स। क्वेश्चन ये राइज होता है भाई क्यों? क्या उससे पहले ब्लॉक्स में डिवाइड नहीं था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से भी पहले भी था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी था कुछ हद तक, और आज तो डिवाइड ही डिवाइड है। सो मुझे बताए व्हाई वी डोंट टर्म सच एटमॉस्फेयर और सच सिचुएशंस एज अ कोल्ड वॉर? क्यों नहीं कहते हम? सो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत मुश्किल होता है। इतना इजी नहीं होता है कि आप हैपनिंग्स को पढ़ते हैं और सुनाते हैं, नहीं, मगर आप ये नहीं बताते हैं कि ये क्यों होता था। मैंने मैक्सिमम देखा हुआ है कि जब ग्रीस कार्टेजेस इंसिडेंट का जिक्र होता है, वहां पे तो कोई मेंशन ही नहीं कर पाता है स्टूडेंट्स को कि भाई ब्रिटिशर ने ऐसा क्यों किया था। मैं बार बार इसी क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा कि इंडिया में सबसे बड़ी जो फोर्स थी वो क्या थी? दैट वाज द कंसोलिडेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज। और वो बहुत बड़ी फोर्स ब्रिटिश के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल भी था इस टाइम में। और ब्रिटिश, आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी कोई चीजें जो है पीस
से पीस प्रिवेल करता है या कोई चीज़ें पीसफुल तरीके से चलती है, तो उस टाइम में आप प्रोग्रेसिव वर्क कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर के लिए तो बड़ा अच्छा था कि भाई वो पीसफुल जो है सिचुएशन में ज़्यादा बेनिफिट्स लेते, रूल भी अच्छे से करते। बट उन्होंने क्यों हालात ख़राब किए? ग्रीस कार्ट्रिजेस का क्यों लाया उन्होंने, इंट्रोड्यूस क्यों की वो पर्टिकुलर राइफल? इस पे हम आएंगे नेक्स्ट वाले हमारे जो मैंने वही कहा इमीडिएट कॉज में या सिपाही वाले फैक्टर में, हम उसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। अभी मेरा जो क्वेश्चन ये है वो क्वेश्चन ये है कि अब वो चीजें वहां पे हुई तो ब्रिटिशर ने क्यों किया, ये चीजें क्यों की? उससे तो हालात ज्यादा खराब होते, उससे तो उनको लॉस होता। पैसिफाई करने के अ, ये रीजंस हैं, अगर हम देखें तो ये चीज तो थोड़ी उल्टी हो रही थी। क्रिश्चियन मिशनरीज का इंटरफेरेंस, सोशल लेजिस्लेशंस के थ्रू भी वो इंटरफेरेंस कर रहे थे, इंडिया के कस्टम और ट्रेडिशन के बीच में इंटरफेरेंस कर रहे थे, उनके रिलीजन को डिफेम कर रहे थे, डिग्रेड कर रहे थे। बट क्वेश्चन ये राइज होता है वाई? और वो तो रूल करने आए हैं, तो वो तो चीजें पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो मेरे कहने का मतलब है बहुत मुश्किल है, नहीं बता पाते हैं मोस्टली। वो क्या करते हैं, बस मैंने वही देखा, और बच्चे भी वैसे ही आज के टाइम में। मुझे बहुत हैरानी होती है कि किस तरह से आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वाई यू आर नॉट ऑल अवेयर अबाउट द लेवल, अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। क्यों नहीं है? आप लोगों को ये लगता है कि बस कैपिटल याद कर दी, किस कंट्री की कौन सी करेंसी है, कौन सी कैपिटल है, कौन सा एरिया, तो बस एग्जाम पास कर दिया हो गया। नो। आप लगा लीजिए, आप रेशो लगा लीजिए, मैं वही बार बार यही कहूंगा कि रेशो लगा लीजिए कितने बच्चे क्रैक करते हैं जो पर्टिकुलर छोटे लेवल का भी एग्जाम होता है। अगर वो करते हैं ना, यहाँ तो उनके पास बेसिक पहले से ही है, यहाँ दूसरा ये कि वो उसके ऊपर वर्क करते हैं और कंप्रीहेंसिव मैनर से स्टडी करते हैं। ये वो ट्रिक वाला, शॉर्टकट्स वाला, वो 20 मिनट में वीडियो वाला नहीं, उन चीज़ों में वो जाते ही नहीं है। इसीलिए जो है नॉलेज गेन कीजिए, कंसेप्ट की डेप्थ में पढ़िए, वो आपको भी हेल्प करेगा। ओके। सो यहाँ पे ये जो चीज़ें इन्होंने की, जो मैंने अभी बताया आपका, कि जैसे इन्होंने ये यहाँ पे जैसे हम अगर देखें जैसे हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट, कि जो उस टाइम में बेवा होती थी या जिसके फीमेल्स के हस्बैंड हस्बैंड जो है उनकी डेथ्स हो जाती थी, जो भी रीज़न रहता था, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। तो ब्रिटिशर ने नया एक्ट बनाया, कहा उसको भी जीने का अधिकार है। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो एक रिफॉर्म हो रहा है। सती सिस्टम हम मानते हैं कि सती सिस्टम जैसी चीजें, या हम देखें फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी चीजें, ये तो एक किस्म की सोशल लेवल्स में न्यूमरेट की जाती है, उस टाइम में भी आज भी। बट कहीं ना कहीं ये अगर प्रिवेल कर रही थी, क्योंकि देखिए सोसाइटी में जो चेंज आता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आता है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन सर्फडम प्रिवेल्ड, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, और उस टाइम में वो जो है कुछ हद तक लीगलाइज था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एबॉलिश हो गया और इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। सो अब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कस्टम, कोई ट्रेडिशन जो है किसी सोसाइटी में प्रिवेल करता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोगों का रिकॉग्निशन उसके टुवर्ड्स, उस पर्टिकुलर कस्टम ट्रेडिशन के टुवर्ड्स है, और दूसरा लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और अगर इंस्पाइट कि वो एक इविल है, सोशल इविल है, सोसाइटी के लिए वो एक इनजस्टिस चीज को वो शो कर रहा है, मगर दैट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशन, एंड इनडायरेक्टली दैट वाज रिलेटेड टू द रिलीजन, religion tenets also, or we can say religious जो aspects थे उनसे भी relate करता था। क्वेश्चन ये राइज यहाँ पे ये होता है कि ये तो फिर ठीक है, एक बहुत अच्छी बात है कि ब्रिटिश ने ये रिफॉर्म्स लाए। फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उस टाइम में जो है वोफुली दैट टाइम फीमेल द बर्थ ऑफ फीमेल बेबी वॉज कंसिडर्ड एज इल ओमन और इकोनॉमिक बर्डन। तो उस बेस पे वो क्या करते थे, बर्थ हो जाता था तो उसको मार देते थे। अब ये चीज़ें बहुत बुरी चीज़ें, सती सिस्टम भी बुरी चीज़ें हैं। सती सिस्टम इसलिए होता था क्योंकि अगर हस्बैंड मर जाता है तो फीमेल को भी उसके साथ जो है वो उसको भी जो है मार देते थे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है वाई, बिकॉज उस टाइम के कस्टमर ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग फीमेल वॉज कंसिडर्ड एज, एंड स्टिल अभी भी कंसिडर किया जाता है एन इंटेग्रल पार्ट, हस्बैंड का एक इंटेग्रल पार्ट है, अर्धांगिनी जिसको हम कहेंगे, तो वो तो अभी भी कंसिडर किया जाता है। मगर अभी ऐसा तो नहीं होता है ना कि सती सिस्टम जैसी जो प्रैक्टिसेस है वो तो अभी प्रिवेल नहीं करती, तब करती थी।
सो वहां पे ये चीजें हम मानते हैं, ये कुछ सोशल लेवल्स थी। अब एक विडो है तो उसकी उसको रिमैरेज करने का पूरा राइट। चाइल्ड मैरिज थी तो वो भी कुछ एक किस्म का आप कह सकते हो एक सोशल लेवल था। तो ये तो अच्छी चीजें लाई ब्रिटिशर्स ने कि इन्होंने रिफॉर्म लाया। तो अब देखिए, पर क्वेश्चन ये राइज फिर से यहाँ पे होता है कि इन्होंने ये चीजें की। इसमें वही मैंने कहा कि डिसेबिलिटीज को हटाया, इसको कहा कोई नहीं, क्योंकि अगर हम रिलीजन की बात करें, दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द फ्रीडम फ्रीडम जो हमारा हम जो हमारा जो बिलीफ होता है, तो उसमें तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाते हैं तो अब ब्रिटिशर वहां पे ये रिफॉर्म के नाम पे ये चीजें इन्होंने एक्ट्स लाई कि अगर एक पर्सन पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है तो वो दूसरे रिलीजन में जाता है, उसको तब भी इनहेरिटेंस जो उसके राइट्स है वो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। अब ये जो था सारा का सारा, मैंने वही कहा, एबॉलिशन जो है, प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट्स बनाए उन्होंने। और आपको ध्यान में रखना है ये चीजें, ये 1857 के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, ये उससे पहले ये चीजें थी। मगर आपको शायद पता होगा कि इन्होंने रिफॉर्म्स, ब्रिटिशर्स ने 1857 के बाद भी इन्होंने वो रिफॉर्म्स कंटिन्यू रखे। क्वेश्चन राइज होता है व्हाई। देखिए, मैंने आपको वही बताया था कि ये सोशल लेजिस्लेशन करने से ब्रिटिशर ने दो चीजें जो है मैनिफेस्ट कर दी। वो क्या दो चीजें मैनिफेस्ट कर दी? सबसे पहले, ये जो सारी प्रैक्टिस थी ब्रिटिशर की, जो 1857 के बाद भी कंटिन्यू रही, वो एक पार्ट था, एक हिस्सा था, एक कह सकते हो आप एक एट्रीब्यूट था उनके सो कॉल्ड अ वेल फैब्रिकेटेड प्लान। और वो वेल फैब्रिकेटेड प्लान क्या था? कॉलोनियलिज्म। मैंने आप लोगों को बताया कि कॉलोनियलिज्म जो है और इंपेरियलिज्म में बहुत डिफरेंस होता है। जब आपको ये पूरी तरह से समझ आएगा कि इंडिया उस टाइम में कॉलोनी था और ब्रिटिशर्स के साथ साथ बहुत सारी वर्ल्ड की इंपेरियलिस्टिक कंट्रीज जो है वो कॉलोनीज बनाते थे। इंपेरियलिज्म एक पुराना जो है टर्म है और काफी टाइम पहले से यूज किया जाता है। और अगर हम कॉलोनियलिज्म की बात करें तो कॉलोनियलिज्म किस कुछ हद तक जो कॉलोनीज बनाई जाती थी, इसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी जाता है। अब ये जो कॉलोनीज बनाते थे, अब कॉलोनियलिज्म का जो मीनिंग है वो काफी डीप है। उसमें इस चीज को फोकस किया जाता है कि अगर आप नेटिव लोगों के ऊपर अपनी डोमिनेंस बनाते हैं, सबसे पहले आप डायरेक्टली तो या इनडायरेक्टली जो है इन्वेजन करेंगे। उसके बाद आहिस्ता से आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आप नेक्स्ट फेज पे आएंगे। सो इसका मतलब यह है कि जो कॉलोनियलिज्म था दैट वाज, इंपेरियलिज्म था दैट वाज जस्ट अ मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म किसका था? वो एक जो सारा का सारा जिसको हम हिंदी में षड्यंत्र कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, एक बिग पिक्चर या एक बिग प्लान जो था, दैट वाज अ कॉलोनियलिज्म। सो ये तो एक टूल था इंपेरियलिज्म और कुछ नहीं था। असली जो कहानी थी वो कॉलोनियलिज्म की थी, कॉलोनीज बनाना। अब कॉलोनीज बनाना और कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है कि वो ये कोशिश करते थे कि अगर कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म से कैपिटलिज्म को बढ़ाना है और कैपिटलिज्म से प्रॉफिट आएगा, उसके लिए उन्होंने ये चीज के ऊपर ध्यान दिया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले डोमिनेशन बनाएंगे उन नेटिव्स के जो है कल्चर के ऊपर, उनके ट्रेडिशन के ऊपर, उनकी सोशल लाइफ के ऊपर। वहां रेस का कंसेप्ट लाया उन्होंने। उन्होंने ये चीज शो कर दी कि हमारी रेस सुपीरियर है। सो रिफॉर्म के बेस पे उन्होंने ये चीजें जो है शो करने की कोशिश की कि यहाँ पे वो एक्चुअल में रिफॉर्म तो हुआ, हम मानते हैं, बट ये कॉज कैसे बना 1857 के लिए? उसके लिए हम ये कहते हैं कि मोस्टली बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कॉज इसलिए बना 1857 के लिए, ये सोशल रिफॉर्म से, सोशल लेजिस्लेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को अच्छा नहीं लगा कि वाई ब्रिटिशर्स आर इंटरफेयरिंग। बेशक ये बुरी चीजें हैं मगर हमारे कस्टम और ट्रेडिशन का पार्ट है। इनके पास एब्सोल्यूट पावर कहां से आ गई? क्या इनके पास राइट है? कौन कोई कस्टमरी राइट तो ब्रिटिशर के पास है ही नहीं कि जो इंटरफेयर करेंगे। वो किस तरह से ऐसे सॉवरन कैसे बन जाएंगे? वो सोवरेनिटी उनके पास कैसे आएगी कि वो पूरे को कुछ भी कर सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट पावर एक्चुअल में कोई पोजेस नहीं करता। सो ब्रिटिशर ने यहाँ पे शो कर दिया कि वी पोजेस, हम पोजेस करते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपकी कस्टम, रिलीजन, आपकी जो ट्रेडिशंस हैं उनमें इंटरफेयर कर सकते हैं। उससे उन्होंने ये चीजें शो कर दी कि वो एब्सोल्यूट पावर पोजेस करता है। ये चीज हमें समझ आ गई।
बट यहां पे ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, वाई? इन्होंने इतना ज्यादा, क्योंकि देखिए हमेशा, इवन कि अगर एंशियंट प्रिमिटिव टाइम में भी जाए, किंग अगर टायरेनिकल गवर्नमेंट या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिलीव करता हो या आर्बिट्रली उसकी पावर रही हो, फिर भी वो लोगों की कस्टम और ट्रेडिशन में इंटरफेयर नहीं करता था, जो भी एजेस में किंग्स रहे हैं। ब्रिटिशर ने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा रिस्क क्यों उठाया? उन्होंने ये रिस्क इसलिए उठाया क्योंकि ये सारी की सारी कहानी क्या थी, ये सारी की सारी कहानी दो चीजों को डिपेक्ट करती। एक तो ये कि उनकी एक एब्सोल्यूट पावर है और आपने सरेंडर करना है खुद को ब्रिटिश क्राउन को, और दूसरा ये कि उससे ये शो हो गया कि ब्रिटिशर्स जो है वो एक्चुअली कॉलोनियलिज्म को यहाँ पे जो है लाना चाहते थे, और कॉलोनियलिज्म वाली उस पॉलिसी को, उस डॉक्ट्रिन को वो यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, इसलिए इंडिया को कॉलोनी बनाया। उसके लिए यहाँ यहाँ पे वो समाज सेवा के नाम पे, रिफॉर्म के नाम पे, सोशल लेजिस्लेशंस के नाम पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे रेस का कंसेप्ट लाया, उन्होंने यहाँ पे लोगों के कस्टम में इंटरफेयर किया, एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने की कोशिश की। तो लोगों को, कुछ लोगों को लगा बहुत अच्छी बात है ये, हम लोगों में सिविलाइजेशन आएगी, जो वाइट मैन बर्डन आप कंसिडर करते हो उससे हम लोगों में सिविलाइजेशन आएगा। बट नहीं, मैंने वही आपको कहा कि ये एक जो है एक लिंक था, ये सारा का सारा ये लिंक किसके साथ जुड़ा हुआ था? कॉलोनियलिज्म के ऊपर। सो जब भी आप कॉलोनियलिज्म वाली थ्योरी के ऊपर आते हो, उसमें स्लोली स्लोली ये चीज, एक एक बिलीफ, एक डॉक्ट्रिन, एक थियरी बनती है कि आपने अगर ज्यादा देर तक रूल करना है, 200 300 400 500 जो है ईयर्स तक रूल करना है किसी भी कॉलोनी के ऊपर या कॉलोनीज के ऊपर, आपको वहां की सोशल लाइफ में इंटरफेयर करना पड़ेगा, आपको वहां अपना डोमिनेशन बनाना पड़ेगा, आपको अपनी रेस की जो डोमिनेंस है उसको बरकरार रखना है कि हमारी रेस बड़ी है, तुम्हारी नेटिव रेस जो है वो छोटे हैं। और यहाँ पे होता था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वो करते थे। और कहने का मेरा मतलब है कि यही एक रीजन था, वरना अगर उन्होंने रूल करना था तो वो कभी भी यहाँ पे पीसफुली रूल करना था, वो कभी भी यहाँ पे रिलीजियस इश्यूज के ऊपर, कस्टम ट्रेडिशंस के ऊपर इस तरह की डिसरप्शन, क्योस, डिसऑर्डर क्रिएट नहीं करते। मगर उन्होंने किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनको कॉलोनियलिज्म यहाँ पे प्रिवेल करना था पूरी तरह से। आई होप कि आपको समझ आ गया कुछ हद तक। ठीक है, अब ये चीज तो इन्होंने शो कर दी कि ये सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट है, हम कुछ भी करते हैं। और यहां पे लोगों को लगा कि भाई हमारे इसमें जो है इंटरफेरेंस हो रहा है, बेशक ये चीजें गलत है, ब्रिटिशर ने कहा ये गलत है, हम इनको सुधारेंगे, इन्होंने कहा तुम कौन हो सुधारने वाले? इस ये ब्रिटिशर ने कहा हाँ, हम, क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट पावर है। यहां पे फिर उनको डर लग गया कि यार इनके पास एब्सोल्यूट पावर है, ये हमारे कस्टम ट्रेडिशन रिलीजन में घुस गए, अब उधर क्या रहा? तो दैट वाज द मेन रीजन कि ये इनके रिफॉर्म्स जो है, इसको रिएक्शन दिया लोगों ने और एक कॉज बना रिवॉल्ट 1857 के लिए। आप प्लीज इसको उतार लीजिए, फिर मैं आगे और कंटिन्यू करता हूं, इस पे आता हूं, फिर इनको मिटा के हम मैं आपको थोड़ा और समझाऊंगा अच्छे। ओके, आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। सो यहाँ पे आप इस चीज को समझ गए अब। हम्म? मैंने वही कहा कि बड़ा आसान होता है कि आप लोग क्या करते हैं, ये उतार देते हैं, ये भी उतार देते हैं, लिख देते हैं बाद में कि भाई इससे रिवॉल्ट 1857 हुआ है, कि नोट कर लेते हैं, वहां पे लिख देते हैं एग्जाम में कि हाँ सोशल लेजिस्लेशन हुई, लोग नाराज हुए, रिवॉल्ट हुआ। डॉक्टर ने फ्लैप्स हुआ, लोग नाराज हुए, रिवॉल्ट 1857। रिलीजियस इंटरफेरेंस हुआ, लोग नाराज हुए, रिवॉल्ट 1857 हुआ। मगर वहां पे कोई ये चीज नहीं बताने की कोशिश करता, ना लिखने की कोशिश करता है कि भाई इस ये ब्रिटिशर ने ऐसा क्यों किया, इंटरफेरेंस क्यों किया हुआ है, रिलीजन के अंदर क्यों आई ब्रिटिशर्स। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई कि कॉलोनियलिज्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ब्रिटिश एम्पायर वाज एक्चुअली वर्किंग एंड द सेम स्ट्रेटजी यूरोप की जितनी भी पैलेस्टीन कंट्रीज थी। इफ यू टॉक अबाउट और वी मे से और वी कैन से फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हुआ, सो उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर हम देखें तो सारी कहानी कॉलोनियलिज्म की थी। बट
मैक्सिमम लोग कॉलोनियलिज्म के ऊपर कोई फोकस नहीं करता, इंपेरियलिज्म इंपेरियलिज्म इंपेरियलिज्म। अरे इंपेरियलिज्म है कुछ नहीं है, जस्ट अ वन लाइन टर्म। सबसे बड़ी जो असली जो हिडन चीज है जिसके लिए वो इन्वेजन किया जाता है, जिसके लिए इंपेरियलिज्म को एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है, वो है कॉलोनियलिज्म। सो कॉलोनियलिज्म मैं किसी टाइम में जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे मैं समझाऊंगा, मगर मैंने मुझे लगता है मैंने यहाँ पे कॉलोनियलिज्म भी कुछ हद तक समझा दिया। तो इससे ये चीजें शो हो गई कि मैंने वही कहा कि इंटरफेरेंस करके वो ये चीज शो करना चाहते थे हमारे पास एब्सोल्यूट पावर है, तुम क्या कर सकते हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। और उससे प्रोवोक हुए जो है सोशल रिफॉर्मर्स, इंडिया के लोग, रिलीजियस लीडर्स प्रोवोक हो गए और उन्होंने नाराजगी शो की ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और वो कॉज बना रिवॉल्ट 1857 का, सोशल एंड रिलीजियस कॉज, वो तो समझ आती है। बट इंटरफेरेंस की क्यों जरूरत थी, पीसफुली भी तो नहीं छेड़ सकते थे। जैसे मैंने आपको बताया था जब बंगाल आर्मी के बारे में, या ये बंगाल आर्मी और अवध का मैंने मेंशन किया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि उसमें इन पहले ही कुछ जो है एमिनेंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बता दिया था कि आप लोगों के कस्टम और ट्रेडिशन में इंटरफेयर ना कीजिएगा, बट ब्रिटिशर्स ने किया। सो क्यों? एक तो ये चीजें शो होगी कि उनके पास एब्सोल्यूट पावर है, भाई क्या कर सकते हो तुम, क्या कर लोगे, हमने तुम्हारे कस्टम में भी इंटरफेयर करना है। उससे ब्रिटिश ब्रिटिश की जो सुप्रीमेसी थी, ब्रिटिश क्राउन की, वो शो हो गई। आई होप कि ये मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर मेरी पहली वाली वीडियोस को अच्छे से सुना होगा आप लोगों ने, प्लीज ट्राई टू रिलेट ऑल दीज वीडियोस। हर एक वीडियोस को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। बेशक मैंने अलग अलग वीडियोस डाली हुई है, मगर हिस्ट्री के ऊपर, रिवॉल्ट 57 के ऊपर, इनको एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर समझ आएगा। इंडिविजुअली पढ़ेंगे कुछ समझ नहीं आएगा प्लीज। अब देखिए, जब इन्होंने कहा है हम भाई कुछ भी कर सकते हैं, तुम क्या करोगे, हम इंटरफेयर करेंगे तुम्हारे कस्टम ट्रेडिशन में, हमारे पास एब्सोल्यूट पावर है, क्या करोगे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम रिवॉल्ट करेंगे। बट उन्होंने किया क्यों भाई, क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाई। मैंने वही कहा, क्यों? क्योंकि क्लोनियलिज्म तभी पॉसिबल होता और हुआ भी कुछ हद तक, काफी देर तक, 100 200 300 साल तक, जब वो इनके सोशल लाइफ में डोमिनेंस करते, उनके कस्टम में डोमिनेंस रखते हैं, एब्सोल्यूट पावर की तरह जाते हैं। मैंने आपको बताया था किस तरह से इंडिया के ऊपर उन्होंने अलग अलग फेजेस में जो है काम करके पूरे इंडिया के ऊपर जो है वो अपना, पहले प्रिंसली स्टेट्स को वसाल का स्टेटस दिया, होते होते जब वो लैप्स तक बात आ गई, उसके बाद सीधा वो है नेक्स्ट कर लिया। ये चीजें समझने की कोशिश कीजिए आप। मैंने वही कहा ना, हिस्ट्री यहाँ पे इज नॉट ऑल अबाउट टेलिंग स्टोरीज एंड ऑल दैट, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट टू कंप्रीहेंड। इसको समझने की कोशिश कीजिए। जिस वक्त हिस्ट्री आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी ना, नॉट लाइक द स्टोरीज और यू हैव टू रिकॉल लाइक इट लाइक अ स्टोरी, नो। इसको कोशिश कीजिए, इसको बिल्कुल जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए पूरी तरह से। और उस वक्त उसके बाद आपके पास एक मेन एग्जाम के लिए इतना जबरदस्त आपके पास मटेरियल खुद बन जाएगा कि आपको ज्यादा कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ स्मार्ट स्टडी एक्चुअली वर्क्स। स्मार्ट स्टडी इज नॉट ऑल अबाउट कि 20 मिनट में बता दिया जो रिवॉल्ट 57 है। नहीं, स्मार्ट स्टडी तब बनती है जब आप यहां से स्मार्ट होंगे। अरे जब आपके माइंड में किसी कंसेप्ट का सिर्फ 1% होगा, 20 मिनट की वीडियो से, और वही 1% से आप बोलेंगे अब मैं स्मार्ट स्टडी करूंगा, स्मार्ट एंड स्टडी। तो स्मार्ट जब आपका माइंड होगा, स्मार्ट मींस आपको पूरा नॉलेज है। सिविल्स की जब हम बात करते हैं, खासकर यूपीएससी एग्जाम की या जेकेपीएससी एग्जाम्स की, केएस की, आईएएस की, हम जब भी बात करते हैं, उसमें सिलेबस हमारे पास होता है। बट फिर भी ये भी कहा जाता है कि भाई जो आसमान के अंडर जितना कुछ आता है, जो कुछ आता है, वो यूपीएससी में सिलेबस होता है। वो आपका सिविल्स का सिलेबस है, कहने को सिलेबस है, मगर उसकी लिमिट जो है वो लिमिट नहीं है। मैंने वही कहा, इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन, बार बार जो मैं कहता हूं। सो वो तभी होगा जब आपका ये जो है ना, ये आपका स्मार्ट होगा। और स्मार्ट कैसे होगा, जब एक्चुअल कंसेप्ट पता होगा। वो रटी रटाई चीज नहीं है कि बुक से पढ़ लिया, थोड़ा सा आपको लगा बस बिल्कुल बहुत इजी है,
या किसी की वीडियो देख ली 20 मिनट की तो वो बहुत ईजी है, बन गए स्मार्ट, उसके बाद अब स्टडी करनी है, नहीं। फिर फ्लॉप क्यों होता है भाई? फिर स्मार्ट स्टडी से तो फिर आज तो अगर लाखों में एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं तो फिर लाखों की उसमें तो बहुत वो होना चाहिए था, एक टाइट कंपटीशन। क्यों? उसमें से कुछ ही होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, बाकी जो धुलंधर है वो बैठ जाते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। पहले इसको स्मार्ट बनाइए, तो स्मार्ट तभी होगा जब आपको एक अच्छे से कंसेप्ट बनेगा, अच्छे से डेप्थ नॉलेज होगी। और उसके बाद देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। देखिए, सपोज कीजिए आप एक पर्टिकुलर कोई डिश बनाते हैं। उस डिश को बनाने के लिए आपके पास 3 डिफरेंट रेसिपीज है, वेज है आपके पास, 3 तरीके हैं उस एक डिश को बनाने के। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपको उसके ऊपर एक पूरी एफिशिएंसी है, पूरा पता है आपको कि भाई 3 तरीकों से मैं वो पर्टिकुलर डिश बना सकता हूं। दैट इज द फर्स्ट स्टेज, पहला स्टेप। अब जब आप डिश बनाएंगे, क्या वो, सपोज कीजिए आपने मंडे के लिए आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आपने वो डिश बनानी है, तो आप क्या करेंगे? आप उन 3 में से कोई एक मेथड को आप ऑप्ट करेंगे और डिश को बनाएंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि 3 के 3 मेथड को आप क्या करेंगे, ऑप्ट करके डिश बनाएंगे? नहीं, उससे तो सारा का सारा स्पॉइल हो जाएगा। स्पॉइल अगर नहीं भी होगा, डिश बन भी जाएगी, मगर वो डिश क्या होगी फिर वो आपको ही पता होगा कि वो एक्चुअल एसेंस में नहीं बनाई जाएगी। या आप पहला वाला मेथड रेसिपी लेंगे, दूसरी या तीसरी, 3 में से एक वे से आप उसको बनाएंगे। तो ऑप्ट एक ही वे करना है, मगर आपको पता कितने, 3 तरीके। सेम इज विद ऑल द एग्जाम्स ऑफ आईएएस एंड केएएस, कि आपको पूरा, आप यहां से बहुत स्मार्ट है, कंसेप्ट भी क्लियर है। फिर क्वेश्चन ऐसे आए या ऐसे आए, यहां से आए या वहां से आए, जहां से भी आए, वही मैंने कहा कि सिलेबस दिया है, मगर उसमें कहा है ये भी कि आसमान के नीचे जितना कुछ आता है वो सारा, स्काई के अंडर जितना आता है वो सारा यूपीएससी का सिलेबस होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि फिर आप क्या करेंगे कि जब यहां से स्मार्ट होंगे, आप वो 3 की 3 रेसिपीज की तरह काम नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप उसमें से एक रेसिपी को लेंगे जो आपको लगेगा बेस्ट है, और जो है उसी से डिश को बनाएंगे। मींस वो जो आप डिश बनाएंगे वो आपका एग्जाम में जो वेटेज है, जिसके ऊपर मैं बार बार बात करता हूं, वो बन गया आपका एक्चुअल में एक पर्टिकुलर जो है डिश, वही आपका वेटेज को बढ़ाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि नॉलेज आपके पास इतनी ज्यादा है और इतनी की इतनी लिख के आओगे वहां पे, आप नहीं। आपने इतनी नॉलेज का इतना पोर्शन लिखना है एग्जाम में, बस। एग्जामिनर इतना ही पोर्शन मांग रहा है। अगर इतना पोर्शन मांग रहा है, फिर इतने की क्यों हमें गेन करने की जरूरत है? अरे इसलिए जरूरत है क्योंकि वो कभी कभी इतने से भी पूछेगा, इतने से भी पूछेगा और इतने में से भी पूछेगा। और जब आपके पास एरिया इतना होगा, तो फिर इस एरिया के बीच में या वो कहीं से भी पूछे, यू आर रेडी। उसको कहते हैं एक्चुअल में सिविल एस्पिरेंट्स। मेरी बात समझे कि नहीं? और उसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है? स्मार्ट स्टडी डजंट मीन कि आपने पहले ये वैक्यूम बनाया ही नहीं है, पहले ये खुद को स्मार्ट, इतना स्मार्ट किया ही नहीं, कंसेप्ट को इतना ए से लेकर जेड तक पढ़ा ही नहीं। आपने क्या किया यहाँ पे? आप सीधे चले गए, कहाँ चले गए? जो आपने इतने से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इतने से स्टार्ट कर दिया आपने। और जब आप इतने से स्टार्ट कर दिया आपने, आप बोलेंगे ये स्मार्ट स्टडी नहीं। वो स्मार्ट स्टडी नहीं है। स्मार्ट स्टडी वही है कि भाई, वही मैंने कहा कि इतनी जो है स्कोप है, आपने इतना कवर किया। एग्जामिनर फिर इतना पूछे, इतना पूछे, इतना पूछे, कहीं से भी पूछे, जो आपने ए से लेकर जेड तक पढ़ा हुआ है, आप तैयार हो। और आपने इतना नहीं लिखना है, आपने उसमें से इतना लिखना है। दैट इज द वेरी कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट स्टडी। वो तभी पॉसिबल होगा कि जब आप एक्चुअल में पहले एक वैक्यूम बनाएंगे। आई होप कि ये आपको समझ आ चुका होगा। मैं कुछ टाइम के बाद, टाइम नहीं मिल पाता है, मैं श्योरली कुछ सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि सिविल एस्पिरेंट को किस तरह से एग्जाम लिखना है, क्या वेटेज क्या होना चाहिए, हैंड राइटिंग कैसा होना चाहिए, इट शुड बी एलिजिबल, आंसर शुड बी ए सब्सटेंटिव वन, जो भी होगा वट एवर मैं वो बताऊंगा। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए वही आए चीज। ठीक है, अब रिलीजन में देखिए, एक्चुअल में यहाँ पे इन्होंने, इनको पूरा राइट मिल गया था अपने रिलीजन को आगे प्रमोट करने का। इन्होंने यहाँ पे एक एक किस्म का प्रेस इन्होंने जो है बनाया यहाँ पे। ठीक है,
एस्टैब्लिश किया, और जिसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्या हुआ था कि जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको पूरा का पूरा राइट मिल गया था कि प्रेस के थ्रू वो अपनी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते थे। ठीक है, मैं इस वाले को मिटा देता हूँ पहले, तो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर दिया होगा पहले से ही। ओके, देखिए अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, मैंने वही कहा कि इंटरफेरेंस किस में किया उन्होंने, इंटरफेरेंस कस्टम में किया, इनडायरेक्टली किस में किया, रिलीजन में किया, और ट्रेडिशन में किया। ठीक है, और आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने क्रिश्चियनिटी रिलीजन के रिलेटेड उसको भी कंपलसरी कर दिया। सो ये जो सारी की सारी देखिए, जैसे एक र्यूमर फैला जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे कि ब्रिटिश मिक्स करते थे पाउडर ऑफ एनिमल बोन्स विद सॉल्ट, इवन कि वहाँ पे वो बोन्स को क्रश करके जो पाउडर बनाते थे वो आटे में भी कहीं ना कहीं मिक्स करते थे। तो इस तरह की जो है र्यूमर्स आए। क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर कुछ हद तक इनकी सच्चाई भी रही होगी, मगर रही तो होगी ना, तो ये सब करने से तो चीजें और खराब होंगी, क्यों किया इन्होंने, वाई? क्वेश्चन यहाँ पे यही होता है कि उससे इन्होंने अपनी एब्सोल्यूटिज्म, कि भाई हमारी पावर जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। और दूसरा कि क्लोनियलिज्म को उन्होंने लाना था इंडिया में, इसीलिए उनकी कोशिश थी कि भाई हम इनके रिलीजन के साथ छेड़खानी करेंगे, इनके कस्टम ट्रेडिशन के साथ छेड़खानी करेंगे, उससे लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी पावर एब्सोल्यूट है, आपको सुप्रीमेसी ऑफ क्राउन है ब्रिटिश एम्पायर मानना पड़ेगा। दूसरा, ये चीजें करने से लोग तो कन्वर्ट नहीं होंगे, डिस्टर्ब ही होंगे हालात, मगर कुछ हद तक क्या होगा कि ब्रिटिशर जो है अपने मंसूबों में, कॉन्स्पिरेसीज में जो है वो यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे। वो क्या रहेगी कि उनकी डोमिनेंस स्टार्ट हो जाएगी, और वो डोमिनेंस हमारे ईच वॉक ऑफ लाइफ में रहेगी उनकी। और यहाँ पे मैंने वही कहा कि यहाँ पे वो एक्चुअल में कोई रूल नहीं करने आए थे, वो अपना डोमिनेंस ईच वॉक ऑफ लाइफ में डिसरप्ट करने आए थे, हमारी सोशल सॉलिडरिटी को डिसरप्ट करने आए थे, हमारी सोशल हार्मनी को। और उसका एक ही उनका एम था, मैंने वही कहा, वो बिना डिसरप्शन के भी यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकते थे, मगर वो नहीं कर सक ऐसा नहीं कर सकते थे। उनके लिए ये डिस्टरबेंस, उनके लिए ये डिसरप्शन, उनके लिए ये इंटरफेरेंस, ये सब करना जरूरी था, इनएविटेबल था, इसको वो नकार नहीं सकते थे। वाई? क्यों? क्योंकि ये सब एक प्लान था, किसका, किसके लिए, कॉलोनियलिज्म के लिए। वो एक ही थ्योरी को फॉलो करते थे, इंपेरियलिस्टिक कंट्रीज, कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। और उसमें ये इंटरफेरेंस बहुत जरूरी था अगर उनको कामयाब होना था, वरना वो इतने ज्यादा ईयर्स तक यहाँ रूल नहीं कर पाते। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई। मैं इसी को, जो इंटरफेरेंस वाले को ही, जब हम इस पे आएंगे ग्रीस कार्ट्रिजेस इंसिडेंट वाले टॉपिक पे, उस वक्त मैं और डिटेल में समझाऊंगा कि एक्चुअली उनको, हमें ये चीज तो समझ आ गई कि कॉलोनियलिज्म उनका ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे वो सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते थे क्योंकि हम उनकी कॉलोनी थे। हमारी सोशल लाइफ में, ईच वॉक ऑफ लाइफ में अपना डोमिनेंस बरकरार रखना चाहते थे वो, क्यों? क्योंकि दैट वाज अ पार्ट ऑफ देयर एक्चुअल प्लान, कॉलोनियलिज्म। मगर इसके अलावा मैं आपको और चीज बताऊंगा कि ये चीजें करने से उनको हेल्प ये हुआ कि उन्होंने हमारी इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया, हमारी हार्मनी को ब्रेक कर दिया, एक्चुअल में ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अब इसी में एक और वीडियो होगा, उसको हम लिखने की कोशिश करेंगे पहले, उसके बाद मैं लिखाने के बाद फिर आप लोगों को समझाऊंगा। और ठीक है, सो सोशल लेजिस्लेशन, एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, तो ये इनके ऊपर हमेशा जो है इनको डाउट रहा, रिलीजियस लीडर्स को, उन सेक्शंस को। और जब वो डाउट रहा, परेशान हुए, हमारे रिलीजन को छेड़ा जा रहा है, हमारे ट्रेडिशंस को छेड़ा जा रहा है, कस्टम में इंटरफेरेंस किया जा रहा है, सो ये चीज़ें उनको जो है ठीक नहीं लगी, और उन्होंने रिवॉल्ट किया, और वो रिवॉल्ट बन के सोशल एंड रिलीजियस कॉज। ओके, सो यहाँ पे अपनी वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। ठीक है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़
हर एक वीडियो को रिलेट कीजिए, फिर समझ आएगा। ओके, ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।